हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है गाइज? एक ऐसा डिवाइस जो किसी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट और करंट को मेजर करने का वर्क करता है। सो ए डिवाइस विच सेंस एंड मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट। फिजिक्स के अंदर जितने भी आप डिवाइस स्टडी करने वाले हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको उनकी डेफिनेशन, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, उनका डेरिवेशन क्या, फॉर्मूला उसमें बनने वाला है, ये सारी चीजें स्टेप वाइज स्टेप आपको लेकर चलनी है। फिर देखिए आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। सो गाइज डेफिनेशन इसकी हो गई भाई, ऐसा डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट भी करेगा और करंट को मेजर करने का भी वर्क करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर जो हमने स्टडी किया था, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया, उसमें हमने क्या देखा था कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। अब वो टॉर्क कितना लगता है वो भी फॉर्मूला हमने बनाया था। तो वही इसका प्रिंसिपल है कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस कॉइल के अंदर हम करंट देंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क डेवलप्ड इन ए करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आइए अब इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट लेते हैं गाइस। उन दोनों सिलेंड्रिकल मैग्नेट के अंदर आपस में मान लीजिए ऐसे मैग्नेट हैं, इनको कट करके बीच में से अलग अलग कर दिया तो दो सिलेंड्रिकल मैग्नेट है इस तरीके से। और इन दोनों मैग्नेट के अंदर बीच में हमने क्या रखा हुआ है? एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर ये रहा बीचों बीच, बिल्कुल ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम हमने लपेटा हुआ है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, राइट। मान लीजिए प्लास्टिक का एक स्ट्रिप है, उसको ऐसे सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने ऐसे लपेट दिया चारों तरफ। अब इस सॉफ्ट नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर हम क्या बाउंड करने वाले? कॉपर वायर, मतलब कॉइल को लपेटने वाले हैं। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जो नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है उसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं? कॉपर वायर को हमने लपेट दिया। मतलब हमारी कॉइल के नीचे क्या है? नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है। नॉन मैग्नेटिक फ्रेम किसके ऊपर लिपटा हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर कहाँ रखी हुई है? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स के बीच में। ये अरेंजमेंट हमारा सेंटर वाला है जो बीचों बीच हमें दिखाई दे रहा है। अब जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसमें एक पाइवोट नीचे लगा रखा है और दूसरा पाइवोट ऊपर। पाइवोट क्या है? नीचे वाला जो पाइवोट है ये भी नीचे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो बॉडी है उसके साथ अटैच है, और ऊपर वाला पाइवोट भी किसके साथ अटैच है? गैल्वेनोमीटर की बॉडी के साथ। लेकिन ये अटैच इस तरीके से है कि ये फ्री टू मूव, रोटेट हो सकता है। मतलब अगर ये रोटेट होना चाहे, हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर कॉइल लिपटी हुई है ये ऐसे रोटेट हो सकता है। फ्रिक्शन लेस पाइवोट है, इनमें कोई फ्रिक्शन नहीं है इस पॉइंट पर, और ऊपर जो पॉइंट बनेगा उसमें भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। पाइवोट का के साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है? हेयर स्प्रिंग है। हेयर स्प्रिंग का काम क्या है? हेयर स्प्रिंग का एक एंड पाइवोट के साथ अटैच है और दूसरा एंड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो बॉडी है उसके साथ अटैच है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? जैसे हमारी सॉफ्ट आयरन कोर रोटेट होगी, जैसे हम इसमें करंट देंगे तो उसमें टॉर्क बनेगा तो ये कॉइल रोटेट होगी, और कॉइल रोटेट होगी तो कॉइल किसके ऊपर है? सॉफ्ट आयरन कोर भी रोटेट होगी। सॉफ्ट आयरन कोर में पाइवोट लगा हुआ है, पाइवोट भी रोटेट होगा। इस तरीके से पूरा घूमने वाला है, पूरा का पूरा अरेंजमेंट ऊपर से नीचे तक ये घूमेगा। जब ये घूमेगा तो ये देखिए आप, यहाँ पे स्प्रिंग हमारा अटैच है, तो जैसे ही पाइवोट घूमेगा तो स्प्रिंग टाइट हो जाएगा। इस तरीके से स्प्रिंग उसके साथ अटैच है, दूसरा एंड बॉडी के साथ अटैच है, एक एंड पाइवोट के साथ। तो जैसे ही पाइवोट रोटेट होगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। ओके, तो स्प्रिंग टाइट होगा तो स्प्रिंग के अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगा? एक एंटी टॉर्क या काउंटर टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क हम इसको बोल सकते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इसके अंदर डेवलप हो जाएगा। फिर ये रीस्टोरिंग टॉर्क करेगा क्या? जैसे ही कोइल के अंदर वाला टॉर्क खत्म होगा तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो स्प्रिंग के अंदर पैदा बना था, ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा? कॉइल को वापस उसी लोकेशन पे ले आएगा जिस लोकेशन से वो गई थी। ओके, तो ये इसका वर्किंग है। ऊपर एक स्केल है, जैसे ही स्केल में हम क्या लगा देते हैं? जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, कॉइल के साथ हम अटैच कर देते हैं एक पॉइंटर। जैसे ही कॉइल घूमेगी तो हमारे पॉइंटर भी साथ साथ घूमेगा। ओके, तो अब इसमें कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, ज्यादा
कुछ ना पूछकर, पूरा टॉपिक ना देकर वो छोटी सी बात पूछ लेता है कि भाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, हम इसमें जो सिलिंड्रिकल मैग्नेट है ये क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का प्रिंसिपल क्या है, चलिए वो चेक करते हैं। आपको ये तो मालूम ही है लास्ट लेक्चर में कि जब हम किसी कंडक्टिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो टॉर्क बनता है वो कितना होता है, NIAB साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा कॉइल का जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। थीटा कॉइल का एरिया वेक्टर, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, ये हमारा टॉर्क है। अब इसमें देखिए टॉर्क क्या है, टॉर्क दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, करंट इंक्रीज होगा, करंट वेरी करेगा तो टॉर्क वेरी करेगा, एंगल वेरी करेगा, एंगल बदलेगा तो भी टॉर्क बदलेगा। अब देखिए मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमारी ये कॉइल रखी हुई है, ये कॉइल है हमारी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर नॉर्थ और इधर ये साउथ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट होता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, और ये जो एंगल होता है ये एंगल थीटा होता है हमारा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल का जो एरिया वेक्टर होता है ये वाला एंगल हमारा थीटा है। जैसे ये रोटेट होगी तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, थीटा बदलेगा तो टॉर्क की वैल्यू भी बदलेगी। और हम ये चाहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कि टॉर्क हमारा इस थीटा के ऊपर डिपेंड ना हो, मतलब कैसे भी करके इस थीटा को हमें फिक्स करना, और इसको फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा को फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा को कहाँ फिक्स करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। हमारे पास ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट है और ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ओके, दिस इज सिलिंड्रिकल मैग्नेट नॉर्थ, दिस इज साउथ, और इसके ऊपर ये नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, ये रहा हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का फ्रेम, और नॉन मैग्नेटिक फ्रेम के ऊपर हमने कॉइल को लपेटा हुआ, ये कॉइल है हमारी, ओके, ये कॉइल है, और ये पाइवोट है इधर और उधर दूसरी साइड, दोनों तरफ क्या है, पाइवोट है, मतलब ये ऐसे ऐसे घूम सकती है, ये ऐसे घूमेगा तो कॉइल भी हमारी ऐसे ऐसे घूमेगी, ओके। अब कॉइल का एरिया वेक्टर किधर होगा, दिस इज द एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल, ये एरिया वेक्टर है। अब इसका एंगल कैसे हम फिक्स कर सकते हैं, देखिए यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा एग्जिट होता है ये सीधा निकल जाता है, बिल्कुल सीधा ऐसे। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, 90 डिग्री, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको 90 डिग्री है। अब एक मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां से नजर आता है ऐसे निकलते हुए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकला तो एक हमें यहां से जाता हुआ भी नजर आता है, ऐसे नजर आता है जाते हुए, गया नहीं गया वो बाद की बात है, देखते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहां से ऐसे निकला और ये यहां से जाता हुआ ऐसे नजर आता है। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहां से ऐसे निकला और ये ऐसे जाता हुआ नजर आता है, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहां से ऐसे निकलता है और ये इधर जाते हुए नजर आता है। एक सिमिलरली ऐसे यहां से एग्जिट निकला और ये ऐसे आता हुआ नजर आता है। एक यहां से निकला और ये ऐसे जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड ये जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां पहुंच गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट ऐसे नहीं करने वाली। तो फिर क्या होने वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे एंटर तो हुआ, ऐसे गया और जाके ये ऐसे यहां पहुंच गया, इस तरीके से ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर एंटर हुआ और ये ऐसे निकल गया इधर से इधर। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर हुआ, ऐसे निकल गया। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर हुआ और ये ऐसे निकल गया। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर हुआ, ऐसे निकल गया, और ये वाला ऐसे एंटर हुआ, ऐसे निकल गया। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर कॉइल किसी टाइम पर यहाँ है,
तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल देखिए आप कितना, 90 डिग्री। अगर मेरी कोयल रोटेट हो जाती है एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ी सी ऐसे रोटेट हो गई, ऐसे रोटेट हो गई, ये यहाँ पे आ गई इस लोकेशन पर, ये ऐसे, ये हमारी कोयल है। तो जब ये ऐसे रोटेट हो जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा जरा बताएंगे। इसका एरिया वेक्टर भी पहले भाई ऐसे था, पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गई, तो एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर भी रोटेट होके हमारा इधर आ जाएगा, इधर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, इसके साथ, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना नजर आ रहा है, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोयल का एंगल कितना है, यस 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री नजर आ रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम जाए, क्लॉकवाइज मतलब पहले ऐसे थी, ऐसे घूम जाए, तो कोयल हमारी कैसे हो जाएगी, कोयल हमारी ऐसे हो जाएगी, और एरिया वेक्टर हमारा ऐसे हो जाएगा, इस फॉर्मेट में इधर हो जाएगा। अब बताइए इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कोयल का एरिया वेक्टर का एंगल कितना है, यस 90 डिग्री। तो हम इसको कहीं पे भी रोटेट कर ले, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जो कोयल का एरिया वेक्टर है उसका एंगल थीटा हमेशा कितना रहने वाला है, 90 डिग्री पे फिक्स कर दिया। ये एडवांटेज है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, एरिया वेक्टर के लिए। कोयल का जो एरिया वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री बना रहे, इसके लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करेगा, सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। ओके गाइज, तो थीटा को 90 फिक्स कर दिया, तो साइन 90 कितना हो जाएगा भैया, 1। तो साइन थीटा को हमेशा हमेशा के लिए क्या बना दिया, 1 बना दिया। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया टो इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो इसमें जो टॉर्क बनने वाला है वो ये बनने वाला है, क्योंकि थीटा तो हमेशा 90 है। अब देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, फिक्स है। ए क्या है, एरिया ऑफ कॉइल है, ये भी फिक्स है। बी क्या है, ये भी फिक्स है। तो टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड है, केवल करंट के ऊपर। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, सीधी सी बात, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हमने इसमें करंट दिया टर्मिनल T1 और T2 से, और ये रोटेट हुई। जैसे ये रोटेट हुई तो नीचे से एक एंटी टॉर्क हेयर स्प्रिंग के अंदर डेवलप होगा। मान लेते हैं 1 डिग्री रोटेट होने पर हेयर स्प्रिंग के अंदर जो एंटी टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है वो के है। उसकी वैल्यू कितनी है, के, स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो के बी द रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। कहां पैदा होता है, ये स्प्रिंग के अंदर डेवलप हो रहा है। 1 यूनिट डिफ्लेक्शन पर हमारा जो रिस्टोरिंग टॉर्क बना वो के है। और अगर डिफ्लेक्शन हमारा 2 यूनिट हो जाए तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा, 2 के। अगर डिफ्लेक्शन हमारा 5 डिग्री हो जाए तो रिस्टोरिंग टॉर्क टोटल कितना हो जाएगा, 5 के। ओके, या के 5। तो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क, तो रिस्टोरिंग टॉर्क कितना हो जाएगा हमारा, के 5, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, मैंने इसमें करंट दिया आई करंट दिया, और आई करंट देने पर कोयल में टॉर्क डेवलप हुआ 50 यूनिट। कितना, 50 यूनिट। अब देखिए जैसे ही 50 यूनिट डेवलप हुआ तो ये रोटेट हुई। जैसे ही रोटेट हुई तो स्प्रिंग भी नीचे से क्या होगा, टाइट होगा। तो स्प्रिंग जैसे ही 1 डिग्री रोटेट होता है तो स्प्रिंग में मान लेते हैं 10 डिग्री रोटेट होने पर, 10 डिग्री रोटेट होने पर स्प्रिंग के अंदर 10 यूनिट का, मतलब 1 डिग्री पे 1 यूनिट का रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हुआ। और हमारी टोटल टॉर्क कितना है, टोटल टॉर्क कोयल के अंदर डेवलप हुआ 50 यूनिट। टोटल टॉर्क 50 यूनिट बना, और नीचे से जैसे ही 1 डिग्री रोटेट होगा तो 1 यूनिट का रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा। अब 50 यूनिट का बनाने के लिए इसको कितना रोटेट होना पड़ेगा, यस 50 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आई देने के बाद हमारा कोयल का जो टॉर्क है वो चेंज नहीं होता, वो तो फिक्स है। हमने करंट दिया आई और इसमें 50 यूनिट का टॉर्क बन गया।
अब इस 50 यूनिट का टॉर्क के बराबर स्प्रिंग को भी अपना टॉर्क बनाना पड़ेगा, और 1 डिग्री घूमने पर ये 1 यूनिट का रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है। तो 2 डिग्री घूमा तो 2 डिग्री, जैसे जैसे ये 40 डिग्री घूम गया तो 40 यूनिट का इसमें बन गया, और जब इसके अंदर 50 यूनिट का बन जाएगा तो कॉइल रोटेट होना बंद कर देगी। कहने का मतलब ये है कि कॉइल में 50 यूनिट टॉर्क, नीचे से जब तक इसमें 50 यूनिट डेवलप नहीं होगा तब तक कॉइल रोटेट होती रहेगी। जैसे इसके अंदर 50 यूनिट का रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर, तो ये कॉइल को रोटेट करना बंद कर देगा। वहां पर दोनों जाके क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ओके, अब हमने थोड़ा सा करंट बढ़ा दिया, करंट बढ़ा दिया तो कॉइल थोड़ी सी और रोटेट हुई, थोड़ी सी और रोटेट हुई तो स्प्रिंग और थोड़ा सा टाइट हुआ, और थोड़ा सा टाइट हुआ तो इसके अंदर और ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क बनेगा। तो दोनों के अंदर जब तक टॉर्क इक्वल हो जाएगा, जैसे दोनों का इसका रिस्टोरिंग टॉर्क और कॉइल का टॉर्क जब इक्वल हो जाएगा तो कॉइल रोटेट होना बंद कर देगी। तो दोनों को हम क्या रख देंगे, इक्वल। सो टॉर्क टो एन आई ए बी इज इक्वल टू के फाई। ओके, अब यहां से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू के अपॉन एन ए बी फाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। अब देखिए के क्या है, कांस्टेंट है हमारा। कांस्टेंट मतलब 1 डिग्री रोटेट होने पर कितना टॉर्क हमारा बनेगा, वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन, 1 यूनिट डिफ्लेक्शन में। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये भी किससे रिलेटेड है, गैलोनमीटर से। एरिया क्या है, कॉइल का एरिया, ए क्या है, एरिया, ये भी किससे रिलेटेड है, कॉइल का एरिया किससे रिलेटेड है, गैलोनमीटर से रिलेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड ये भी हमारा फिक्स है। ये सारी चीजें हमारी कांस्टेंट, और ये सारे के सारे कंपोनेंट हमारे किससे रिलेटेड है, गैल्वेनोमीटर। तो इस पूरे को हमने क्या बोल दिया, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। सो आई इज इक्वल टू जी फाई। तो जी क्या है, जी हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ओके, तो जी हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है गाइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, मतलब जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। अब बड़ा इजी हो गया, मतलब जितना करंट देंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और इसमें हमने क्या लगा रखा है, एक पॉइंटर लगा रखा है इधर, ये पॉइंटर, और इधर क्या है हमारा स्केल है, ये स्केल है। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा ये घूमेगी तो पॉइंटर भी हमारा घूमेगा, और करंट देंगे पॉइंटर और घूमेगा, कॉइल और घूमेगी, कॉइल रोटेट होगी, कॉइल के साथ साथ हमारा पॉइंटर भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और हमने सेट कर दिया कि भाई 1 एम्पियर देने पर, 1 एम्पियर करंट देंगे या 1 माइक्रो एम्पियर देंगे तो ये 10 डिग्री रोटेट होगा। तो ऐसे हमने कैलिब्रेट कर लिया इसको कि भाई 1 माइक्रो एम्पियर पे कितना रोटेशन होना चाहिए, 10 डिग्री। तो 2 माइक्रो एम्पियर पे कितना होगा, 20 डिग्री। तो 1 एम्पियर दिया तो 10, 2 एम्पियर पे तुरंत 20 पहुंच जाएगा, 3 एम्पियर पे 30 डिग्री पहुंच जाएगा, 4 एम्पियर पे 40 डिग्री पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके क्या बना लिया, एक अपने समझने के लिए हमने स्केल पर मार्क लगा लिए कि भाई ये 20 डिग्री रोटेट होगा तो इसका मतलब 2 माइक्रो एम्पियर का करंट है। 30 डिग्री रोटेशन करेगा या 40 डिग्री करेगा तो 4 माइक्रो एम्पियर करंट इसमें है, और ये 50 डिग्री करेगा तो 5 माइक्रो एम्पियर। यहाँ पे हमने मार्क लगा लिए, लेकिन सीधा मतलब करंट का है किससे, एंगल से है। तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल, और 10 डिग्री को हमने क्या मान लिया, 1 माइक्रो एम्पियर। 10 डिग्री जब घूमेगा तो 1 माइक्रो एम्पियर, 20 घूमेगा तो 2 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से हमने स्केल के ऊपर हमने डिजिट्स को नोट किया और अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको बना लिया। ओके, ये है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सो गाइज, अब इसमें 2 चीजें पूछ लेता है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। चलिए उनको देख लेते हैं, करंट सेंसिटिविटी क्या है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है। तो करंट सेंसिटिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे और क्या होती है, डिफ्लेक्शन। 1 यूनिट करंट देने पर कितना डिफ्लेक्शन उसमें बना, 1 यूनिट करंट देने पर कितना डिफ्लेक्शन हमारा बनता है, उसी को कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। और 1 यूनिट वोल्ट, 1 यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस देने पर, अभी हमारा फॉर्मूला क्या था, एन आई
ए बी इज इक्वल टू के फाई, यहाँ से आई की वैल्यू हमने निकाली थी के अपॉन एन ए बी इंटू फाई। यहां से क्या हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन आई ए बी अपॉन के, ये हमारा फाई है। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एस से। तो क्या होता है करंट सेंसिटिविटी? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। डिफ्लेक्शन मतलब कितना एंगल एक यूनिट करंट देने पर वो कितना डिफ्लेक्ट होता है, कितनी कॉइल रोटेट होती है, इसका मतलब है करंट सेंसिटिविटी। एक गैल्वेनोमीटर है, मैंने उसमें 1 एम्पियर का करंट दिया, 1 माइक्रो एम्पियर, वो 10 डिग्री रोटेट हो गई। और एक में दिया 1 माइक्रो एम्पियर, वो 2 यूनिट रोटेट हुई। तो इसका मतलब कौन ज्यादा सेंसिटिव है? जो 10 डिग्री तक रोटेट हो गई 1 यूनिट करंट देने पर, वो ज्यादा सेंसिटिव है। और जो केवल 2 यूनिट रोटेट हुई वो क्या है? लेस सेंसिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा एंगल हमारा डिफ्लेक्शन होना चाहिए। जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा छोटा करंट देने पर, वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे एन आई ए बी अपॉन के, और आई से हमारा आई कैंसिल, कितना आ गया? एन ए बी अपॉन के। तो करंट सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाएगी। कॉइल का एरिया इंक्रीज करेंगे तो भी बढ़ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगी। और स्प्रिंग कांस्टेंट के को अगर हम कम रखेंगे, के को कम रखेंगे तो भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। के को कम रखने का मतलब पता है क्या है? के को कम रखने का मतलब है कि एक स्प्रिंग लो सॉफ्ट स्प्रिंग, अगर हमने सॉफ्ट स्प्रिंग लिया तो सॉफ्ट स्प्रिंग का जो के होता है वो कम होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट स्प्रिंग यूज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और हार्ड स्प्रिंग यूज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी घट जाएगी। ठीक है, तो सॉफ्ट स्प्रिंग यूज करेंगे भाई करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। तो डिफ्लेक्शन, इसकी वैल्यू रखेंगे फाई की, एन आई ए बी अपॉन के, वी की वैल्यू आई आर, डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया? एन ए बी अपॉन के आर। ये हमारी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाए? देखिए, अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया तो आर बढ़ जाएगा। तो बात वहीं आ गई, सीधी सी बात है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी वापस वहीं आ जाएगी जितना पहले थी। एरिया बढ़ाने से बढ़ेगी, वोल्टेज मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हाई करेंगे तो भी बढ़ जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट को कम रखेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की बढ़ जाएगी। अब आर को और एन को कैसे मेजर करें? ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स घटाएंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी घट जाएगी। तो इसका सीधा सा उपाय है कि थिकर वायर यूज करें, मोटी वायर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ना बढ़ाकर जितनी मोटी वायर यूज करेंगे, मोटी वायर यूज करने से क्या होगा? रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा। मोटी वायर, थिकर वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। रेजिस्टेंस कम होगा तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये है वोल्टेज सेंसिटिविटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कई बार पूछ लेता है कि भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी? नहीं, वोल्टेज सेंसिटिविटी थिकर वायर यूज करने से बढ़ती है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से उतना ही रेजिस्टेंस वापस बढ़ जाएगा। हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वो वापस वोल्टेज सेंसिटिविटी को वहीं ले आएगा जहां पर पहले थी। सो गाइज, ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर के रूप में कैसे यूज करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।